हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे फाइनल करते हैं और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल मैंने 20 एडजस्टमेंट आपके लिए लिखे हैं जो कि आपको पॉसिबली करना चाहिए, और इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग वो है नंबर 12 और नंबर 9। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। आप इस वीडियो के अंत तक सीख जाओगे कि कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ये सबसे पहला एडजस्टमेंट जो करना होता है वो आपको होता है ओपनिंग बैलेंस में। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले चेक करना होता है। तो चेक कैसे करेंगे, तो वो होगा आपका कि ओपनिंग बैलेंस करेक्टली पोस्टेड है कि नहीं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हो, कहाँ से करना है, लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब आपको जो ऑडिट रिपोर्ट मिली होगी लास्ट ईयर पे, उससे आप चेक करना कि आपका ओपनिंग बैलेंस सही से ट्रांसफ़र है या नहीं। क्योंकि अगर ओपनिंग आप सही से कैरी नहीं करोगे तो आपका बैलेंस शीट भी गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करते टाइम देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर से ओपनिंग बैलेंस मेरा मैच होना चाहिए। चाहे आप टैली में कर रहे हो, बिजी में कर रहे हो, जोहो पे कर रहे हो, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो अपने फर्म की या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस एक चेक करना होता है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आपने सीख लिया कि ओपनिंग बैलेंस चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो आपको होता है कि आपको यहाँ पर लास्ट ईयर का लायबिलिटी चेक करना होता है। मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है लास्ट ईयर लायबिलिटी का चेक करने का। देखिए लास्ट ईयर का लायबिलिटी चेक करने का मतलब ये हो गया कि आप देखो लास्ट ईयर में जो आपके बैलेंस शीट में जीएसटी का लायबिलिटी, पीएफ का, ईएसआई का, टीडीएस का और भी कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, तो उन सब को पहले आप चेक करो कि उन सब का पेमेंट हुआ है कि नहीं। अगर पेमेंट हो गया है तो इस साल के बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। अब मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2022 और 23, अप्रैल मतलब 22 से मार्च 23 तक का आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो, तो उसमें आपका जो मार्च 22 में लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा था बैलेंस शीट में, जो कि आप करंट लायबिलिटी साइड में देख सकते हो, तो उन सब का पेमेंट कब हुआ था। देखिए पॉसिबली इनकम टैक्स की लायबिलिटी तो आपकी पेमेंट हो गई होगी, पीएफ ईएसआई की तो 15 अप्रैल को ही हो गई होगी लगभग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि पिछले साल की लायबिलिटी आपकी पेमेंट हुई है या नहीं। अगर पेमेंट हो गई है तो आपको इस अभी जो 23 की बैलेंस शीट बनेगा उसमें वो नहीं रहेगा, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो वो एज़ इट इज़ आपका वहाँ पे दिखना चाहिए। मतलब वहाँ पर आपको वो बैलेंस में दिखना चाहिए। तो ये चेक करना होता है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो पेमेंट हुआ है कि नहीं है, उसका चालान से मैच कर लेंगे। तो ये 2 एडजस्टमेंट हो गए। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने लिखा है कि 12 नंबर और 9 नंबर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ऐसा क्यों लिखा है वो आगे चल के आपको बताऊंगा। तो थर्ड नंबर जो है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। देखिए जीएसटी रिकॉन्सिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करते टाइम। तो जीएसटी रिकॉन्सिलेशन में आपको ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जीएसटी रिकॉन्सिलेशन जो है आप कर रहे हो तो आप एकदम प्रॉपर अच्छे से करो ताकि आप वहाँ से मैच करवा सको अपने जीएसटी पोर्टल से। तो उसमें सबसे पहले जो मैं देखो पूरा यहाँ पर डिटेल में तुम्हें समझा नहीं सकूँगा, उसके लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो होगा कि जीएसटी कैसे रिकॉन्साइल करते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करते टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखनी चीज़ें। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सेल पहले मैच करना है। अब सेल मैच करना है तो इसके लिए सबसे सिंपल मैं तरीका बताता हूँ कि अभी देखो GSTR 9 का फॉर्म नहीं आया तो आपको GSTR 9 ऑटो जनरेटेड नहीं हुआ क्योंकि उसमें कंसोलिडेट करके देता है। और जीएसटी में कहीं से भी आप कंसोलिडेटेड डेटा सेल एंड परचेज का नहीं निकाल सकते हो, आपको ऐड अप करना ही होगा। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से कर रहे हो तब तो निकल जाएगा, अदरवाइज़ आपको ऐड अप करना होगा। तो आपको जितने भी GSTR 1 एंड 3B हैं उन सबको एक्सेल में आपको क्या करना है कि एक एक्सेल में फॉर्मेट बना करके अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट बना लेना, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ऐड अप कर देना हर मंथ का, ठीक है। और फिर जो है उसको अपने सेल से मैच कर लेना, मतलब आपका टर्नओवर जीएसटी से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लायबिलिटी होती है, मतलब जो सेल किया, जो टर्नओवर हुआ तो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है। तो लायबिलिटी को जो है आप वहाँ से चेक कर लेना। अब लायबिलिटी जो है अब जितनी भी बनी तो वो देखना है कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। वो कैसे चेक होगा, तो आप सबसे पहला चीज़ कंपैरिजन शीट देखोगे, जीएसटी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर सर्विस या थिंग या सर्विस या फिर रिटर्न वाले टैब में आपको टैक्स कंपैरिजन शीट वाला मिलता है। तो वहाँ पर आप जाकर के चेक करना है कि क्या GSTR 3B और 1 में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मतलब देखना कि वहाँ पर लिखा रहता है कि टैक्स लायबिलिटी एज़ पर GSTR 1 एंड 3B, तो उन दोनों में देखना कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंस रहा तब तो समझो कि कुछ गड़बड़ है, आपको मैच करवाना होगा। मतलब आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे इशू आ रही है और क्यों
डिफरेंसेस का रीज़न है। अगर जेन्युइन रीज़न है तब तो उसको लुक फॉरवर्ड कर देना, अदरवाइज़ उसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको जीएसटी कंपैरिजन स्टेटमेंट से मैच कर लेना होता है। और भी कुछ तरीका है जो कि हम किसी डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद परचेज़ को, तो देखिए परचेज़ के लिए भी वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं डेवलप किया गया कि जिससे परचेज़ आप एक बार में उस वहाँ से निकाल सको, ठीक है। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर से करते हो तब तो ईज़िली निकल जाता है। तो परचेज़ के लिए आप जीएसटीआर 2B जो है हर मंथ का कंसोलिडेट कर करके उसको मैच कर लेना है। अब कहीं-कहीं पे क्या होता है कि 2B किसी पर्सन ने अभी तक फाइल ही नहीं किया तो 2B में नहीं दिखता है, अगर अगला पर्सन ने 2A में कभी-कभी दिख जाता है वो बिल, तो आप 2A भी देख लेना, 2B भी देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली आप 2B से चेक करना। फिर उसके बाद जो है आपका जीएसटी में आता है कैश लेज़र, क्रेडिट लेज़र एंड लायबिलिटी लेज़र, आप ये सब चेक कर लेना। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 3 एडजस्टमेंट सीख लिए हैं, मतलब 3 एडजस्टमेंट क्या-क्या करना होता है। सबसे पहला था देखा हमने कि ओपनिंग बैलेंस मिलाना है, फिर लास्ट ईयर का लायबिलिटी चेक करना है, फिर उसके बाद जीएसटी रिकॉन्साइल करना है। उसमें सेल एंड परचेज़ एंड क्रेडिट लेज़र, कैश लेज़र एंड लायबिलिटी लेज़र ये सब आपको मैच करवाना होता है जीएसटी पोर्टल से। फिर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगी हमारी, वो बैलेंस शीट कैसे फाइनलाइज़ करते हैं, बैंक बीआरएस कैसे बनाते हैं, जीएसटी 2B कैसे रिकॉन्साइल करेंगे एंड बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट करेंगे, जो कि आईसीआई का फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट है, उस पे कैसे। तो इन सभी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें अभी, और वीडियो को लाइक कर दें। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले अपडेट दिया जाएगा कि कौन सा वीडियो कब पोस्ट किया जा रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की ओर, कि चौथा पॉइंट क्या है। तो देखिए आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करोगे तो सस्पेंस नाम का चीज़ एक होता है। मतलब सस्पेंस मतलब क्या है कि जो भी एंट्री अगर हमें कुछ पता नहीं चल रही ट्रांजेक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट खोल करके उसमें एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। तो वो सारे सस्पेंस अकाउंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करोगे। तो चौथा पॉइंट था सस्पेंस वाला। पाँचवा पॉइंट था कि आपका कोई भी एंट्री जो है आप ये मतलब मेक श्योर कर लो कि नेशनल हॉलीडे पे नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर नेशनल हॉलीडे पे आपका दुकान बंद रहता है या फिर किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस दिन अगर बंद रहता है तो उस दिन कैसे आप पॉसिबल है कि आप एंट्री पास करोगे। मिनिमम चांस होता है कि आपका एंट्री नहीं हुआ होगा, उस दिन कोई ट्रांजेक्शन अकर नहीं हुआ होगा। तो उस केस में जो है आप नेशनल हॉलीडे पे ये चेक कर लेना डे बुक खोल करके कि कोई ऐसा तो नहीं कि गलती से एंट्री पोस्ट हो गया, ताकि बाद में कभी ऑडिट हो तो दिक्कत हो। और ये 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है। एक ऐसा चीज़ है कि देखो हम लोग जनरली लुक ओवर कर देते हैं कि छठा पॉइंट में क्या है, कि आपको जैसे क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई प्रोप्राइटरशिप है, और प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो होता है इंडिविजुअल होता है। अगर मान के चलो कि इंडिविजुअल की ही शादी है, तो शादी के टाइम जो क्या होता है कि 2-3 दिन मान के चलो कि उसका दुकान पूरी तरह से बंद रहा, तो किसी भी तरह का कोई सेल नहीं हुआ होगा। परचेज़ तो हो भी सकता है क्योंकि माल वहाँ से ऑर्डर करवा दिया हो तो बिल कर सकता है, लेकिन सेल कुछ नहीं हुआ। तो उस दिन ये ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा एंट्री ना पास हो जो कि आपको फेक लगे। मतलब क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते टाइम अगर अभी लेकर के बैठोगे लिखते टाइम, तो हो सकता है ट्रांजेक्शन किया होगा कोई बैंक वगैरह से, तो आप वो सबको ये कर दोगे। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है कि उस दिन कोई भी बिलिंग ना हुआ हो। अगर जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया कि किसी शादी का हो सकता है कोई और भी रीज़न हो, अदर रीज़न हो, तो वो स्टेट को ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ, बाद में कभी दिक्कत हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपको बीआरएस बनाना होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, जो कि बैंक स्टेटमेंट का और एज़ पर बैलेंस जो होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसका डिफरेंसेस क्या रीज़न उसमें मेंशन करना होता है। इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएँगे, वो आप देख लेना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसका एक फॉर्मेट भी होता है, वो मैं फॉर्मेट भी आपको दे दूँगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि 7वां पॉइंट। अब 8वां पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जनरली सर्विस वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करना है। स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो पहले मैं पेन का साइज़ छोटा कर लेता हूँ। स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई स्टॉक रजिस्टर है, तो उससे आप मैच करो। मतलब स्टॉक रजिस्टर में जो बैलेंस दिख रहा है स्टॉक का, वही बैलेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लोन हो, तो आप हमेशा सबमिट करते हो बैंक में लोन स्टॉक स्टेटमेंट, तो उससे आप मैच करो, उससे डिफ़र नहीं होना चाहिए। जो आपने बैंक को सबमिट किया वही आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में बन जाए। या फिर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही है, आपने गलत सबमिट कर दिया, तो बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दो कि हमने गलत स्टेटमेंट सबमिट किया है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, तो आप उसको सही स्टेटमेंट सबमिट करो। फिर उसके बाद आप वैल्यूएशन का मेथड चेक कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो पिछले साल फॉलो किया वही हम इस साल भी फॉलो करेंगे। अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका रीज़न है क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ है, क्या हुआ है, वो सब रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले साल आपने जो अडॉप्ट किया था मेथड, उसी का वैल्यूशन इस बार भी आप फॉलो करोगे, तो वो आप चेक कर लेना फिर है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको जो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो सेपरेटली मेंशन करना होता है। प्लस आप अगर कोई बिल जैसे 31 मार्च को बिल हो गया, लेकिन आपने क्या किया है कि अभी तक उसका गुड्स को रिसीव नहीं किया, तो उसको आपको गुड्स इन ट्रांजिट दिखाना होता है। सपोज़ कीजिए कि किसी ने बिल कर दिया 31 मार्च को, तो आप तो कहो कि वो परचेज़ है, लेकिन वो परचेज़ नहीं है, वो आपका स्टॉक इन ट्रांजिट में रहेगा। आप उसकी आईटीसी भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक आईटीसी गुड्स रिसीव नहीं करते आप उसकी आईटीसी नहीं ले सकते हो। अब सपोज़ करें कि आपने 4 तारीख को रिसीव किया, तो 4 तारीख को वो स्टॉक में कन्वर्ट होगा और 4 तारीख के बाद आप उसकी आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैंने कहा था कि 9 पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, 9th एंड 12th। तो 9वां पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि 9वां पॉइंट हम लोग का क्या है, एक्सपेंस का ऑडिट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेंस। इनकम टैक्स में कभी भी स्क्रूटनी फाइल फंसती है तो वो हमारा एक्सपेंस के ऊपर ही फंसता है और एक्सपेंस को ही डिसअलाउ किया जाता है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि एक्सपेंस मैच योर एक्सपेंस विथ लास्ट ईयर। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है इस साल और पिछले साल टर्नओवर था मान के चलो कि 10 करोड़ रुपया और इस साल हो गया है 12 करोड़, तो 2 करोड़ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सैलरी दे रहे हो 10 लाख पिछले साल और इस साल जो है 30 लाख दे दो, तो बाकी 20 लाख सैलरी किस लिए दी है, क्योंकि टर्नओवर तो सिर्फ 2 करोड़ से बढ़ा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी होती है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो पिछले ईयर के हिसाब के टर्नओवर से इस साल के टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कैश एक्सपेंस चेक करना होता है कि लिमिट में 10,000 से वाला लिमिट है, और प्लस ये भी देख लेना था, ऐसा नहीं कि हम एंट्री मारते मारते हम क्या किए कि कैश को ही निगेटिव कर दिया, मतलब उस टाइम कैश था ही नहीं, उसी टाइम हम ज़बरदस्ती एंट्री मारा जा रहा है, क्योंकि टैली में तो एक्सेप्ट हो ही आ गया एंट्री। तो वो सब चीज़ ध्यान रखना कि मान के चलो 2 तारीख को आपने एंट्री कर दिया बहुत सारा और 2 तारीख को कैश निगेटिव हो गया, क्योंकि एक्चुअल में आपने 3 तारीख को कैश रिसीव किया था, तो 3 को खर्चा हुआ था, तो उस तरफ की गलती हो सकती है। अगर कभी स्क्रूटनी में फंस गई और आपने कैश बुक प्रेजेंट कर दिया तो वो सब आपको दिक्कत आ जाएगी, तो वो सब चीज़ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद टीडीएस का कंप्लायंस चेक करना है। जितने भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं उसमें जो भी टीडीएस का कंप्लायंस होता है वो चेक करना होता है। अब उसके बाद चेक करना होता है आरसीएम। जैसे टीडीएस का कंप्लायंस चेक करना होता है, उसी तरह से आरसीएम का कंप्लायंस भी चेक करना होता है कि आरसीएम किस किस एक्सपेंस पे लगेगा। जैसे कुछ परचेज वाले में तो लगता ही है, उसके अलावा जो सर्विस है, क्योंकि परचेज में तो 5-6 कैटेगरी है उसी पे लगता है, लेकिन गुड्स के केस में, लेकिन सर्विस के केस में बहुत सारे, मतलब करीब 20 से 22 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको सर्विस के केस में लगता है, तो ये चेक करना होता है। अगर आपको ये देखना है कि कहाँ पर आरसीएम लगता है, तो देखिए हम लोगों का एक बुक है पब्लिश किया हुआ, आप देख सकते हो, अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के ये बुक खरीद लेना। वहाँ से आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्सपेंस पे लगता है, कौन सा एक्सपेंस पे नहीं लगता है, ये सब आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेंस के रिगार्डिंग ये था, तो यहाँ पर हो गया। फिर उसके कंटिन्यू करते हैं, अभी एक्सपेंस में ही रहते हैं, कि कोई भी ऐसा पर्सनल एक्सपेंस जो है वो डेबिट नहीं होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आप किसी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर ऑडिटिंग कर रहे हैं, जो भी हैं, तो आपने देखा कि वहाँ पर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि डायरेक्टर का पर्सनल खर्च था, तो आप या तो उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का जो प्रॉफिट डिक्लेयर करोगे तो उसमें ऐड बैक कर देना, या फिर आप क्या कर सकते हो कि उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देना, मतलब, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो ड्राइंग से एडजस्ट कर देना, मतलब आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर डेबिटेड है तो इग्नोर कर देंगे, या यही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंस, मतलब जो भी एक्सपेंस का प्रोविज़न होता है जो लास्ट ईयर एंड में प्रोबेबली बनता है, जैसे कि सैलरी, मार्च की सैलरी की, ऑडिट फ़ी की, अकाउंटिंग फ़ी की, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब का जो कुछ प्रोविज़न होता है, जो कि जैसे अप्रैल वगैरह में पे किया है तो मार्च में उसका प्रोविज़न बना है, तो ये सब चेक कर लेना कि कैसे है। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस का बाइफरकेशन देखना होता है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस मान के चलो कि कोई इंश्योरेंस हम पेड किए हैं 10 महीने के लिए, वो भी फरवरी में, तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने का हम वहाँ पर एक्सपेंस बुक कर सकते हैं, 8 महीने का हमको डेफ़र करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये एक्सपेंस में इतने सारे पॉइंट थे जो कि आपको कवर करने होते हैं। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट होता है टीडीएस, एक आरसीएम, और इसमें एक चीज़ और है ये आपको प्रोविज़न। ये 3 चीज़ जो है ज़्यादा ध्यान से देखना है। टीडीएस के लिए तो मैं आपके लिए बाद में बनाऊँगा, आरसीएम के लिए आपके लिए ये बुक अवेलेबल है। आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, आरसीएम के रिगार्डिंग आप यहाँ से समझ सकते हो। चलिए, तो ये हम देख लिया कि एक्सपेंस तक। अब उसके बाद पढ़ते हैं 10वां पॉइंट,
देखिए 12वां पॉइंट भी मैंने कहा था, वो भी 12वां पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। 10वां पॉइंट पहले पढ़ते हैं कि बैड डेट का एंट्री एज डिस्कस विद द मैनेजमेंट, मतलब जो भी अगर कोई डेटर ऐसा है जो रिसीव नहीं होने वाला है तो अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर करके आप बैड डेट की एंट्री पास कर दो अगर आप अकाउंटेंट हो तो, या फिर अगर कोई प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बैड डेट का एंट्री पूरे अच्छे से चेक करिएगा कि आपका वहाँ पर क्यों बैड डेट हुआ, क्या रीज़न था, ये सब चेक करना होता है। क्योंकि देखिए प्रोविज़न का तो नहीं मिलता है लेकिन बैड डेट का आपको एक्सपेंडिचर मिल जाता है, मतलब अलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन के एंट्री चेक करना है और कैलकुलेशन उसका चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर कंपनीज़ के लिए एक अलग से मतलब फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग यूज़फुल लाइफ के अकॉर्डिंग ये होता है। और आपको नॉर्मल जो है बाकी अदर के लिए नॉर्मल जो इनकम टैक्स में रेट दिया हुआ है स्लैब रेट, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर डेप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है। तो ये चेक कर लेना। उसके बाद जो 12वां पॉइंट जो मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अब 12वां पॉइंट पे आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो एंड नेट प्रॉफिट का रेशियो। जब भी अगर कभी आपकी इनकम टैक्स में फ़ाइल फँसेगी तो देखिए वो लोग कैसे चेक करते हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है मंथली चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि आपका ईयर वाइज मतलब थ्रू आउट द ईयर सेम रहा है कि नहीं। मान के चलो कि आपने क्या किया कि सारा मार्च में हो सकता है डिफ़र कर सकता है डेप्रिसिएशन की वजह से, प्रोविजनिंग की वजह से, लेकिन मतलब जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है जैसे मान के चलो कि 5% था, फिर आगे बढ़ कर के एक अचानक से हो गया 10%, फिर कभी देखते हैं कि 20%। तो इस तरह से वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 5 है तो 6 7 5 6 7 5 इस तरह से होना चाहिए ताकि वो जेन्युइन लगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 9 एंड उसके बाद 12 नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने में, इसको आप ध्यान से देखना। फिर उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन जो होता है उसका लिमिट आप चेक कर लेना वो। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट जो है प्रॉपर नरेशन है कि नहीं, जो भी जनरल एंट्री पास किया गया उसमें प्रॉपर नरेशन दिया हुआ है कि नहीं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करते टाइम ही देख लेना होता है। क्योंकि क्या होगा कि आप अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दें, इसके बाद पता नहीं आप कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखोगे, कब आपकी स्क्रूटनी में फाइल आ जाएगी, कब आपको ये दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ पे कैश बुक प्रेजेंट करना होगा तो वहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर उसके बाद है 15वां पॉइंट कि आपको अपना वेंडर लेजर रिकॉन्साइल करना है, मतलब आपको क्रेडिटर कन्फर्मेशन, डेटर कन्फर्मेशन ये सब लेना है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो आप अपना लेज़र उसको भेजो और उससे साइन करवा के मंगवाओ कि हाँ यही है आपका लेज़र, आप इसको कंफर्म कर दो बैलेंस को। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 16 नंबर पॉइंट है कि आप फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए हो तो उसका प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होगा कि नहीं। देखिए जीएसटी में क्या होता है कि अगर आपने उस पोर्शन पे जीएसटी का इनपुट लिया है तो उसको कॉस्ट नहीं बना सकते। अगर कॉस्ट बना दिए हैं तो उसका आप जो है इनपुट नहीं ले सकते, मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो इनपुट नहीं मिलेगा और इनपुट ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उतने पोर्शन पे, ठीक है। तो वो देख लेना। फिर उसके बाद टीडीएस रिसीवल जो 26 ईयर्स से मैच करना, तो देखिए अभी प्रोबेबली 26 ईयर्स पूरा अपडेट नहीं हुआ होगा। अगर आज के डेट में आप कर रहे हो 8 मई 2023 को, तो उस टाइम आपको जो है 26 ईयर्स पूरी तरह से अपडेट नहीं मिला है क्योंकि 31 मई तो लास्ट डेट होती है आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने की। तो मार्च तक का जो टीडीएस रिटर्न होगा वो 31 मई तक बहुत सारे लोग फाइल करेंगे, तो इसमें आपका मैच नहीं करेगा। तो टीडीएस वाला रिटर्न से मतलब आप मैच कर लेना 26 ईयर्स से, ठीक है। उसके बाद पीएफ ईएसआई अदर ड्यूज़ का जो है देख लेना कि बैलेंस शीट में प्रॉपर्ली इंसर्ट किया गया, मतलब जो जैसे मान के चलिए मार्च का बैलेंस था पीएफ का, वो अप्रैल में पेमेंट हो गया तो उतना ही बैलेंस में आपको दिखना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट जो है एज ऑन 31 मार्च उसमें पीएफ की लायबिलिटी उतना ही दिखनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जीएसटी की लायबिलिटी, अदर कोई भी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी जो होती है आपको उतना ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आप फाइनली इतना पॉइंट अगर कंसिडर कर लेते हो तो आपका बैलेंस शीट अच्छे से तैयार हो जाता है, ये सब अगर आप सही कर लेते हो। देखिए यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट बताया है, लेकिन अगर आपको डिटेल में वीडियो सीखना है कि कैसे कैसे होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना होता है, ये सारे एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करने के बाद। और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी का एक फाइनल एंट्री पास कर देना होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स करके, मतलब अगर रिजर्व एंड सरप्लस से करो तो जैसे भी करो आप एंट्री देख लेना प्राइवेट लिमिटेड का है कि किस तरह का, उसके अकॉर्डिंग एंट्री चेंज हो जाता है तो उसकी एंट्री कर लेना। उसके बाद एक क्लोजिंग एंट्री होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप जहाँ भी अगर अदर इक्विटी में करते हो या फिर पार्टनर्स कैपिटल में, प्रोप्राइटर्स कैपिटल में, वो सब डिपेंड अपॉन द बिजनेस कैसा नेचर का, तो उस तरह से तो आप क्लोजिंग एंट्री पास करोगे और उसके बाद एक्सेल फॉर्मेट में आप उसको ड्राफ्ट कर लोगे, जो कि एक्सेल फॉर्मेट जो है अभी आईसीआई का वो इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब उन्होंने एक सजेस्ट किया है कि आप इसी फॉर्मेट में आप बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। अदर के लिए भी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी और अदर एंटिटी के लिए भी, तो वो उसको फॉलो करना हमें ज़रूरी होता है। तो हमने सीखा कि पूरा 20 पॉइंट क्या है,
कि हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 9 और 12 जो है वो आप अच्छे से करना, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।